चलो ठीक है। हाँ तो भाई लास्ट डे हमने किया था एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय ईडीटीए, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ वाटर। आइए रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तुमने? यस ब्रो। यस। इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तक हमने जहां तक पढ़ा था उस टॉपिक में से किसी को कुछ भी डाउट है तो दे कैन क्लियर राइट नाउ। वो लोग क्लियर कर सकते हैं इफ एनी डाउट है तो। मोहित, मुझे वो एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस में वो जो टाइट्रेशन की कैलकुलेशन है ना, वो समझ में नहीं आई। ओके, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। ओके, मैं एक बार और उसे रिवाइज करा देता हूँ, मुझे 2 मिनट लगेगा, रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो हार्डनेस होता है उसे कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड होता है ना। बट राइट नाउ हम लोग जो मेथड हमें पढ़ना सिलेबस में वो बाई ईडीटीए में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि ईडीटीए होता क्या है। तो ये इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट होता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब हम लोग एरिक्रोम ब्लैक टी, ठीक है, जिसका ये कलर ब्लू होता है, जब हम लोग इसका रिएक्शन कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन से कराते हैं, इन्हें पीएच रेंज ऑफ 9.5 to 10 और साथ में हम लोग उसमें बफर सोल्यूशन डालते हैं। बफर सोल्यूशन इसमें हम लोग यूज करेंगे NaCl एंड NO4OH, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट देगा वो हमें मिलेगा EBT कैल्शियम और मैग्नीशियम कम्प्लेक्स, जिसका ये कलर होता है वाइन रेड कलर। अब इस वाइन रेड कलर को क्या करेंगे हम लोग कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे और इसका हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे और हम लोग ब्यूरेट में ETS सोल्यूशन लेंगे। तो जिस पॉइंट पे टाइट्रेशन करते वक्त रेड कलर से उसका कलर जो ब्लू हो जाए वापस से, उस पॉइंट पे हम लोग टाइट्रेशन जो होगा स्टॉप कर देंगे और हम लोग रीडिंग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ब्यूरेट रीडिंग नोट डाउन करेंगे। नीचे में तुम्हारा ये रिएक्शन दिया हुआ है। इसी तरीके से जितना भी स्टेप होगा उस स्टेप को हम लोग कैरी आउट करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे तुम कैसे में एक बात याद रखना है कि ईडीटीए कैल्शियम मैग्नीशियम आयन का जो स्टेबिलिटी होता है दैट इज ग्रेटर देन EBT कैल्शियम और मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, है ना। ईडीटीए का जो कॉम्प्लेक्स होगा विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विल बी ग्रेटर देन EBT कैल्शियम और मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रोसेस का बात करें तो ये टोटल 4 स्टेप पे डिवाइडेड है। पहला स्टेप हम लोग बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। पहला स्टेप हमारा प्रिपरेशन ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर हम लोग क्या करते हैं कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1000 ml वाटर में डालते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 1 ml कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग स्टैंडर्ड वाटर में मिक्स करते हैं अलॉन्ग विथ सम ड्रॉप्स ऑफ HCl। फिर हम लोग उसका क्या करते हैं मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे मोलरिटी निकाल लिया 0.01। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि जो मोलरिटी हमें निकला 0.01, वहाँ पे 0.1 में लिखा है 0.01 होगा, ठीक है। तो हम लोग 20 ml का स्टैंडर्ड वाटर लेते हैं, उसमें हम लोग EBT इंडिकेटर डालते हैं और थोड़ा बफर डालते हैं, ठीक है। इसका कलर होता है वाइन रेड कलर। इसका हम टाइट्रेशन कराते हैं। टाइट्रेशन वही ब्यूरेट में हम लोग EDTA सॉल्यूशन लेंगे और टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे वाइन रेड कलर से ब्लू हो जाए उस टाइम पे लोग टाइट्रेशन स्टॉप कर देंगे एंड वी विल नोट डाउन द रीडिंग। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 = M2V2। M1 जो हमारा मोलरिटी ऑफ EDTA है, M2 जो हमारा 0.01 मोलरिटी है और स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, V1 जो हमारा ब्यूरेट रीडिंग होगा हम नोट डाउन करेंगे एंड V2 हमारा 20 ml सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे M1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेट इज स्टेप 3। मैंने 4 लिख दिया स्टेप 3 ऊपर, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब हम लोग टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि 40 ml वाटर सैंपल लेंगे, इसमें हम लोग बफर डालेंगे और EBT डालेंगे और इसका हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो टाइट्रेशन होगा उसका बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ। ब्यूरेट में हम लोग वही ETA लेंगे। रिएक्शन से पहले कलर जो होगा वाइन रेड कलर होगा। टाइट्रेशन कराते वक्त जिस पॉइंट पे वाइन रेड से कलर ब्लू हो जाए उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे टाइट्रेशन स्टॉप कर देंगे एंड वी विल नोट डाउन द रीडिंग। ऐसा हम लोग 3 बार करेंगे एंड वी विल नोट कैलकुलेट कंकरेंट रीडिंग, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 = M3V3। M1 हमारा वही है मोलरिटी ऑफ EDTA जो कि हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया। V1 जो हमारा ब्यूरेट रीडिंग जो नोट डाउन करेंगे हम लोग। M3 हमारा मोलरिटी ऑफ हार्ड वाटर। V3 हमारा 40 ml। यहाँ पे हमको M3 कैलकुलेट कर रहा है मोलरिटी ऑफ हार्ड वाटर। यहाँ पे जो हमारा M3 निकलेगा वो होगा M1V1 / M3, ठीक है।
इज इक्वल टू एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया, जो कि मोलरिटी के टर्म्स में निकलेगा। अगर हमको मोलरिटी को पीपीएम के कन्वर्ट करना है पीपीएम में, तो हम उसे 10 का पावर 5 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे जो एक्स निकला वो हमारा टोटल हार्डनेस होगा। ठीक है, ये स्टेप हमारा 3 था। अब हमने टोटल हार्डनेस कैलकुलेट कर लिया, तो हमें पता है कि टोटल हार्डनेस जो होता है वो टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस होता है। तो अब हमें परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस भी फाइंड करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 100 ml ऑफ वाटर लेंगे और उसे हम लोग लगभग 20 से 25 मिनट तक बॉईल करेंगे। हम लोग उसे तब तक बॉईल करते रहेंगे जब तक कि 100 ml है वो 50 ml ना हो जाए, मतलब कि वो हाफ ना हो जाए। हम लोग क्यों बॉईल करेंगे? हम लोग इसलिए बॉईल करेंगे क्योंकि अगर उस सैंपल ऑफ वाटर में अगर थोड़ा भी टेम्परेरी हार्डनेस है, तो बॉईल करने से क्या होता है कि वो टेम्परेरी हार्डनेस खत्म हो जाता है। जो भी वाटर प्रेजेंट है उसमें टोटल हार्डनेस ही रहेगा। ठीक है, फिर उस वाटर को हम लोग फिल्टर कर लेते हैं और फिर उस वाटर से हम लोग 20 ml लेते हैं, है ना, उसमें भी हम लोग बफर डालते हैं और फिर इसका वही टाइट्रेशन कराते हैं, तो हमें मिलेगा एडीटीए कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स और साथ में PVT इंडिकेटर, दैट इज उसका कलर जो होगा ब्लू होगा। तो जिस पॉइंट पे कलर वाइन रेड कलर से ब्लू हो जाए उस टाइम पे अलग टाइट्रेशन स्टॉप कर देंगे। वी विल नोट डाउन द रीडिंग एंड अगेन हियर वी विल अप्लाई द फॉर्मूला M1V1 is equal to M4V4। अगेन हियर M1 इज द मोलरिटी ऑफ EDTA, जो कि हमने स्टेप 2 में ही कैलकुलेट किया। V1 हमारा वेरिएट रीडिंग होगा, M4 हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, डेट विल बी मोलरिटी ऑफ परमानेंट हार्ड वाटर, और V4 हमारा 20 ml होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा निकला M4 इज इक्वल टू M1V1 डिवाइडेड बाई V4 इज इक्वल टू Y। ये भी हमारा मोलरिटी के टर्म्स में ही निकलेगा, है ना, मोलरिटी के टर्म्स में ही निकलेगा। अगर इसे हम लोग को पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो अगेन वी विल अप्लाई 10 का पावर 5 से इंटू कर देंगे, तो विल गेट YP। नाउ हमने टोटल हार्डनेस फाइंड कर लिया, परमानेंट हार्डनेस फाइंड कर लिया, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट टेम्परेरी हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस जो होता है वो टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस होता है। तो हमने टोटल हार्डनेस को x माना था, टेम्परेरी हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस ही रहने दिया और परमानेंट हार्डनेस को हमने y माना था। तो हमारा यहाँ पे टेम्परेरी हार्डनेस जो निकलेगा x माइनस y ppm निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे। इज इट नॉट क्लियर हियर? हेलो, क्लियर है? हाँ समझ आ गया। ओके, और किसी को कुछ डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ूं मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ? कोई तो कुछ बोल दो। हाँ भाई बढ़ आगे बढ़ आयुष? हाँ मस्त। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ वाटर, हार्ड वाटर। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है हमारा हार्ड वाटर का? तो इसका डिसएडवांटेज जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इन डोमेस्टिक यूज, इन इंडस्ट्रियल यूज एंड इन स्टीम जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इन डोमेस्टिक यूज, तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक उठाते हैं वॉशिंग। ठीक है, अगर हम लोग वॉशिंग पर्पज के लिए अगर हम लोग हार्ड वाटर यूज करते हैं, भाई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो अभी भी नहीं हो रही है ना। आयुष एक मिनट रुकना। कर कौन रहा? अभी हो रही है क्या? अभी हो रही है? नहीं भाई हाँ अभी हो भी नहीं तो हो रही? रही है। अरे स्क्रीन तो दिख रही तूने है। जूम खोल के रखा है, तू नोट खोल। हाँ अब ठीक है, दिख अब ठीक है। ठीक है, हाँ, नहीं होगा अभी तो मुझे बता देना, ठीक ना? इसको चल कट ठीक कर है। देना आयुष। हाँ ठीक है हाँ, ठीक है। हो जाएगा, डोंट वरी। चल देख, तो ठीक है, डिसएडवांटेज का ऑफ हार्ड वाटर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रियल यूज एंड स्टीम जनरेशन। पहला टॉपिक ने उठाया इन डोमेस्टिक यूज, इसमें हमने पहला टॉपिक उठाया वॉशिंग। अगर हम लोग वॉशिंग पर्पज के लिए हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो क्या होता है कि लेदर प्रोड्यूस नहीं होता है। उसके वजह से क्या होता है कि सोप बहुत ही ज्यादा वेस्टेज होता है सोप का, और क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट निकलता है, दैट इज वो कपड़े में जाके वो चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमारा कपड़े का क्वालिटी जो होता है वो खराब होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि कपड़े में स्टेन हो जाती है। ठीक है, तो वॉशिंग पर्पज के लिए हार्ड वाटर यूज करना सही नहीं है। अगर हम लोग बाथिंग पर्पज के लिए बात करें तो इसमें भी
लेटर प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा सोप का वेस्टेज होता है ना। और इसमें भी स्टिकी स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जाती चिपक जाती है। और क्लीनिंग क्वालिटी, क्लीनिंग एबिलिटी जो होती है सोप की, वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लोग कुकिंग पर्पज की बात करें, तो अगर हम लोग हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो क्या होता है कि खाना को, जो फूड को पकने में टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मतलब कि फ्यूल का यूजेज ज़्यादा होगा, डेट इज एलपीजी का यूजेज ज़्यादा होगा, है ना। और एलपीजी ज़्यादा यूज हो रहा है मतलब कि मनी का भी वेस्टेज है, ठीक है। अगर ड्रिंकिंग पर की बात करें हम लोग, तो अगर हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो इट इज ए वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज के लिए भी हम लोग हार्ड वाटर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम लोग इंडस्ट्रियल यूज की बात करें हम लोग, तो पहले हम लोग बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मान लो, ले लो फैब्रिक इंडस्ट्री। फैब्रिक इंडस्ट्री में फैब्रिक जो आता है, अगर हमें उसे डाई करना है, ठीक है, उसके लिए अगर हम लोग हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो क्या होता है कि फैब्रिक का जिस शेड का कलर हमें चाहिए, है ना, जिस शेड का कलर हमें चाहिए, उस शेड का कलर हमें नहीं मिल पाता है। और भी क्या होता है कि फैब्रिक पर स्पॉट आ जाता है, ठीक है, फैब्रिक पर स्पॉट आ जाता है, जिसके वजह से फैब्रिक का क्वालिटी जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में बात करें हम लोग, तो हार्ड वाटर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर जो होता है वो वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर, है ना। फिर कंक्रीट में की बात करें लेडीज, अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, वहाँ पे अगर हम लोग हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो सीमेंट का हाइड्रेशन होने लगता है बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर, है ना, जिसके वजह से स्ट्रेंथ भी थोड़ा कंक्रीट का डिक्रीज होता है। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बात करें हम लोग, तो अगर हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग ड्रग्स एंड ऑल, तो क्या होता है कि along with drugs some other undesired products are also formed, है ना। मान लो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, तो अगर उसमें कोई अनडिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म है, मतलब अनडिजायर्ड चीज है, तो हम लोग तो स्पेशली मेडिसिन लेते हैं कि जो हमें बीमारी है उसके लिए लेते हैं। अगर उसमें और भी कुछ चीज है तो वो हमारे बॉडी के लिए तो हार्मफुल है। तो इसीलिए अगर हम लोग हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है कि उसमें अनडिजायर्ड प्रोडक्ट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टीम जनरेशन। तो स्टीम जनरेशन जनरली हम लोग बॉयलर्स में कैरी आउट करते हैं, है ना। तो अगर इसमें हम लोग हार्ड वाटर डायरेक्टली डाल देते हैं बॉयलर में, तो इसके वजह से कुछ कुछ ट्रबल अराइज होती है। तो हमारा पहला ट्रबल है स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, नेक्स्ट है कोरोजन, फिर थर्ड है हमारा प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग, नेक्स्ट है हमारा कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, ठीक है। इस बारे में, सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक्सेप्ट कोरोजन, क्योंकि कोरोजन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूँ, वेट। यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट कुछ? तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्राइमिंग के बारे में। तो प्राइमिंग होता क्या है? हाँ जी। तो क्या होता है कि अगर वेट स्टीम फॉर्म होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम। वेट स्टीम कहने का मतलब है कि स्टीम में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा है ना, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमिंग। इस प्राइमिंग की वजह से क्या होता है कि जो मशीन पार्ट है उनका एफिशिएंसी और लाइफ जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है? तो बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ वेरी हाई वाटर लेवल, वाटर का लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो होता है। इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। अगर वाटर है उसके ऊपर अगर फॉर्म प्रेजेंट है तो उसके वजह से हो सकता है। या फिर जो हमारा स्टीम फॉर्म हुआ है उसका वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है, तो उसके वजह से भी प्राइमिंग हो सकता है ना। तो ये था हमारे प्राइमिंग के बारे में। नेक्स्ट है फॉर्मिंग के बारे में, ठीक है। तो फॉर्मिंग क्या होता है कि वाटर सरफेस के ऊपर स्टेबल बबल अगर प्रेजेंट रहता है तो उसे हम लोग फॉर्मिंग कहते हैं। स्टेबल बबल कहने का मतलब है कि वाटर सरफेस को कंप्लीटली बबल कवर कर लिया है। और कुछ बबल्स क्या होते हैं कि बबल है तो वो कुछ सेकंड के बाद वो ब्रेक हो जाते हैं, मतलब वो हट जाते हैं, फूट जाते हैं। लेकिन स्टेबल बबल कहने का मतलब है कि वो बबल जो है वो वाटर पे कंप्लीटली रहेंगे और कुछ अच्छे टाइम तक रहेंगे, है ना, वो तुरंत ब्रेक नहीं होंगे, वो अच्छे खासे टाइम तक रहेंगे। तो वो होता है हमारा स्टेबल बबल्स।
ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज नोन एज फॉर्मिंग। अब इसके वजह से क्या होता है कि इसके वजह से बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव प्राइमिंग होने लगता है। अब ये होता क्यों है? तो बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल सॉल्ट। ठीक है, अल्कली मेटल सॉल्ट लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, दिस काइंड ऑफ सॉल्ट आर नोन एज अल्कली मेटल सॉल्ट, और साथ में प्रेजेंस है ना। तो अल्कली मेटल सॉल्ट और ऑयल के प्रेजेंस की वजह से ये हमारा फॉर्मिंग फॉर्म होता है। मतलब फॉर्म कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इट कैन बी कंट्रोल बाय एंटी फॉर्मिंग एजेंट, है ना। एंटी फॉर्मिंग मतलब जो फॉर्म को बनने नहीं देते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सिंथेटिक पॉलीएमाइड्स, है ना। उसके लिए हम लोग सिंथेटिक पॉलीएमाइड्स यूज कर सकते हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? फिर नेक्स्ट है हमारा स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। ठीक है, स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं कि स्लज क्या होता है। तो पहले वाले ये सर्कल में देखो, उसमें क्या है कि डॉट डॉट करके बहुत सारा प्रेसिपिटेट है, वो फ्रीली सस्पेंडेड है वाटर सरफेस में, है ना। वो प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो लूज होते हैं, स्टिकी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दूसरे वाले में क्या देखो कि पहले वालों को ही हमने जब हीट कर दिया, उसमें हीट पास किया, तो क्या हुआ कि उसमें एक इनर सरफेस पे एक लेयर बन गया, दिख रहा होगा, इनर में एक लेयर बन गया है। ठीक है, मतलब कि वो जो प्रेसिपिटेट थी एक जगह पे डिपॉजिट हो गई है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्केल। ठीक है, और मतलब इस बारे में डिटेल में पढ़ते हैं आगे, दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्लज जो होता है वो सॉफ्ट, लूज एंड क्रीमी प्रेसिपिटेट होता है, और स्केल जो होता है वो हार्ड डिपॉजिट होता है। हमने लास्ट डायग्राम में देखा ही यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में जो प्रेसिपिटेट वो हर जगह फ्रीली सस्पेंडेड है, और यहाँ पे सेकंड वाला डायग्राम है उसमें एक इनर लेयर बन गया, मतलब कि जो प्रेसिपिटेट है वो एक जगह पे डिपॉजिट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका यही है कि दे आर नॉन एडहेरेंट डिपॉजिट, मतलब कि वो इजिली रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि वो फ्रीली सस्पेंडेड है हमारे सरफेस पे। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड स्केल में क्या है कि वो एक जगह पे डिपॉजिटेड है, तो उन्हें हटाना मुश्किल है ना, हटा नहीं सकते, ऐसा नहीं है, हटा सकते हैं, बट इट इज लिटिल डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू स्लज। थर्ड बात आती है कि भाई वो स्लज फॉर्मेशन होता क्यों है? तो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम क्लोराइड, magnesium chloride, magnesium sulfate, magnesium carbonate, and etc. And scale is basically due to presence of calcium sulfate, magnesium hydroxide and all. Okay, इन सब समस्या की वजह से स्लज फॉर्मेशन, स्केल फॉर्मेशन होता है। अगर टेम्परेचर का बात करें तो जिस पॉइंट पे टेम्परेचर कम होता है, दैट इज बॉयलर का जहाँ पे टेम्परेचर कम है, उस पॉइंट पर स्लज फॉर्म होता है, मतलब कि कोल्डर सरफेस पे स्लज फॉर्म होता है। और बॉयलर का जिस पॉइंट पे टेम्परेचर ज्यादा है, दैट मीन्स जो पोर्शन हीटेड है, उस पॉइंट पे हमारा स्केल फॉर्म होता है। इफिशियंसी और का बात करें हम लोग, तो स्लज के वजह से भी इफिशियंसी कम होता है और स्केल के वजह से भी इफिशियंसी कम होता है। ठीक है, बोथ आर डेंजरस, बट एज कम्पेयर टू स्लज स्केल आर मोर डेंजरस। व्हाई इज मोर डेंजरस? बिकॉज इसके वजह से मे भी एक्सप्लोजन हो सकता है, बट स्लज के वजह से एक्सप्लोजन नहीं हो सकता, बट स्केल के वजह से देयर आर चांसेस कि एक्सप्लोजन हो सकता है ना। हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं इजिली बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन, और स्केल को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशन। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए एक पाइप है, यहाँ पे पाइप एरो दिया हुआ, वो पाइप है, और उसके अंदर एक लेयर्ड है। उस लेयर, वो जो एक तरह का सॉल्ट है जो कि वहाँ पे डिपॉजिटेड है, उससे हम लोग कहेंगे स्केल फॉर्मेशन, है ना। उसी को हम लोग स्केल फॉर्मेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, एक तरह का ये कॉइल है ना। तो हीट करने से पहले ये पहला बिफोर पिक्चरिंग है, पहला वाला डायग्राम। हीट करने के बाद का जो पिक्चर है वो देखो ऐसा है। इसमें देखो इनर सरफेस पे एक लेयर्ड फॉर्म है ना, इनर सरफेस पे एक लेयर फॉर्म है, जिसे कि हम लोग स्केल कहते हैं। ठीक है, हीट करने के वजह से क्या होता है कि लेयर फॉर्म होता है इनर सरफेस पे, इनर वॉल पे, इसी को हम लोग स्केल कहते हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? दे कैन आस्क। क्या बोल रहे हो भाई? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडिस कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, है ना। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है कि सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटल होता क्या है। तो मान लो कि एग्जांपल लो
टेक वन एग्जांपल कि मान लो हम लोग एक चौक लिए, ठीक है, और चौक के हम लोग सभी साइड से, मतलब चारों तरफ से हम लोग एक कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से हम लोग एक प्रेशर लगा रहे हैं। तो क्या होगा कि कुछ देर बाद वो चौक तो एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा मटेरियल जिसपे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने पे वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम लोग ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्ब्रिटलमेंट, ठीक है। तो बॉयलर में भी क्या होता है कि कुछ कुछ मटेरियल का ब्रिटलमेंट होता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन, ठीक है, अल्कलीन के वजह से, प्रेजेंस की वजह से होता है। एक्चुअली क्या होता है कि वाटर सरफेस में Na2CO3 जो प्रेजेंट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके NOH बनाते हैं, एंड वी ऑल नो दैट NOH इज ए बेसिक अल्कली मेटल, सॉरी अल्कली सॉल्ट ना, जो कि एसिडिक है और बेसिक दोनों है, सोल्यूबल होता है एसिड और बेस दोनों में, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं अल्कली, ठीक है। तो बॉयलर का एम्ब्रिटलमेंट होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन, ठीक है, अल्कलीन वाटर के प्रेजेंस होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज NH2CO3 जो डिजॉल्व है वो NOH प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो ये डायग्राम, ये एक बॉयलर है, बॉयलर में वाटर है ना। इसमें क्या हुआ कि एक क्रैक है यहाँ पे बॉयलर में, नेक्स्ट डायग्राम जो है उसमें देखो क्रैक है वहाँ पे। तो उसमें क्या था कि NOH मतलब कि अल्कलीन वाटर था, तो उस क्रैक में क्या हुआ कि उस क्रैक में अल्कलीन वाटर उसमें चला गया, ठीक है। फिर हम लोग इसमें हीट अप्लाई करेंगे, तो जितने भी वाटर होंगे वो सभी इवापोरेट होकर निकल जाएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट जो क्रैक था, क्रैक में ये अल्कलीन वाटर वहां पे चला जाएगा, जिसके वजह से उस क्रैक में NaOH का कंसेंट्रेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, कॉस्टिक सोडा का जो कंसेंट्रेशन होगा वो बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि वो वहां पर आयरन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएगा, जिसके वजह से बॉयलर का एफिशिएंसी कम हो जाता है ना, बॉयलर काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये बॉयलर के लिए ट्रबल है ना। जिस लीड टू द मतलब कि वहां पे जो क्रैक में जो अल्कलीन वाटर गया था, डेट इज कॉस्टिक सोडा, वो आयरन के साथ सब्सटेंस बनाएगा, डेट इज Na2SeO2, जिसकी वजह से बॉयलर का फेलियर होगा, वो काम करना बंद कर देगा, ठीक। अब बात आती है कि अब हम लोग इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सोडियम फॉस्फेट यूज कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना। वाटर में हम लोग सोडियम कार्बोनेट की जगह पे सोडियम फॉस्फेट यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके और साथ में टैनिन और लिग्निन भी लोग यूज करेंगे वाटर में, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, टैनिन और लिग्निन की वजह से, कि जितने भी क्रैक्स होंगे उस क्रैक्स को ये टैनिन और लिग्निन ब्लॉक कर देंगे। तो ब्लॉक करेंगे तो उसमें अल्कलीन वाटर जाएगा ही नहीं, और जाएगा ही नहीं तो भाई वहां पे वो आयरन से रिएक्ट करेगा ही नहीं, सोडियम अल्कलीन सॉरी कॉस्टिक सोडा, और वो रिएक्ट करेगा ही नहीं आयरन से, तो हमारा बॉयलर का फेलियर होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? सब कहाँ लगे पड़े हैं? आयुष भाई क्लियर है सब कुछ? क्लियर है, आगे बढ़ो। डाउट हो ना किसी को तो वो अपने आप पूछ लेंगे। ठीक है, चलो चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल, ठीक है, जिसके लिए सभी लोग परेशान कर रहे थे, परेशान से मतलब करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। हम लोग अगर बात करें कि अल्कलिनिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है ना, तो भाई वाटर में जो भी सब्सटेंस है जिनके वजह से OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है ऑन डिसोसिएशन और ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, उसे हम लोग कहते हैं अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, है ना। वो सारे सब्सटेंस जिनके वजह से OH माइनस का कंसेंट्रेशन जो वो बढ़ रहा है ऑन डिसोसिएशन और ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, उसे हम लोग कहेंगे अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब अल्कलिनिटी होता क्यों भाई? तो it is because of the presence of caustic alkalinity, that is due to OH minus ion and CO3 2 minus ion, and also because of temporary hardness, also because of presence of temporary hardness की वजह से भी alkalinity of water होता है। बस हर लोग अगर alkalinity का मतलब का बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि
एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड, है ना, किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने का जो एबिलिटी होता है वाटर का उसे हम लोग अल्कलिनिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इसे एस्टिमेट कैसे करेंगे अल्कलिनिटी, है ना। तो हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी ऑफ वाटर बाय टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड है, फेनिथिलिन एंड पॉइंट एंड मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। ओके, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वो सारे सब्सटेंस एस्टिमेशन करेंगे जिनके वजह से अल्कलिनिटी जो हुआ वाटर का, वो सारे सब्सटेंस का हम लोग एस्टिमेशन करेंगे। हम लोग को बेसिकली चाहिए क्या क्या इसमें, हम लोग को केमिकल्स चाहिए, सैंपल ऑफ वाटर चाहिए, 0.1 नॉर्मेलिटी एक्सेल सॉल्यूशन चाहिए, फिनोक्सिन इंडिकेटर चाहिए, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फ्लास्क में हम लोग 20 ml वाटर सैंपल लेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीपेट, पीपेट के यूज करके हम लोग 20 ml वाटर लेंगे हम लोग। इस वाटर को हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे और उस कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग फिनोक्सिन इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो फिनोक्सिन इंडिकेटर ऐड करने के बाद क्या होगा कि इसका जो कलर होगा वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। टाइट्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो बीरियड दिख रहा है बड़ा सा पाइप जैसा, उसमें हम लोग HCl डालेंगे और हम लोग इसका टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ड्रॉप बाई ड्रॉप पे HCl गिरेगा इस कॉनिकल फ्लास्क में, और जिस पॉइंट पे ये कलर पिंक से कलरलेस हो जाए उस पॉइंट पे हम लोग टाइट्रेशन जो होगा हम लोग स्टॉप कर देंगे, है ना। टाइट्रेशन जो होगा हम लोग स्टॉप कर देंगे एंड वी विल नोट डाउन द रीडिंग। ओके, वी विल नोट द रीडिंग। अब हम लोग क्या करेंगे कि तो ये क्या हुआ यहाँ पे कि वाटर और फिनोक्सिन का रिएक्शन होकर टाइट्रेट कराए तो ये न्यूट्रलाइज हो गया और हमारा कलर जो होगा वो हमारा कलरलेस हो गया। ये क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस और CO3 2 माइनस आयन न्यूट्रलाइज हो गया, जिसके वजह से हमारा कलर जो था वो कलरलेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि उस कलरलेस वाटर में 2-3 ड्रॉप हम लोग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालेंगे तो क्या होगा कि उसका कलर जो होगा वो येलो हो जाएगा, है ना। अब हम लोग उसका टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। वही हम लोग पिपेट में हम लोग HCl ड्रॉप लेंगे, HCl लेंगे और उसका हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। जिस पॉइंट पर कलर येलो से रेड हो जाए, है ना, येलो से रेड हो जाए, उस पॉइंट पर हम लोग टाइट्रेशन जो हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और वी विल नोट डाउन द ब्यूरेट रीडिंग। ओके, इसे और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। बेसिकली हमने किया क्या अब तक, सबसे पहले हमने सैंपल ऑफ वाटर लिया और उसमें मिथाइल फिनोक्सिन इंडिकेटर ऐड किया तो उसका कलर जो था वो पिंक हो गया। अब उसका हमने टाइट्रेशन कराया तो उसका जो कलर था वो कलरलेस हो गया। उसके बाद हमने इस कलरलेस वाटर में हमने मिथाइल ऑरेंज डाला तो वो भाई इसका कलर जो था वो येलो हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसका टाइट्रेशन कराया तो उसका कलर वो रेड हो गया, है ना। डेट वाज मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट हमारा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिनोक्सिन एंड पॉइंट हमें मिला है, कंप्लीट हुआ है, तो जब ये OH माइनस आयन आयनाइज होकर न्यूट्रलाइज होकर H2O बन जाएगा और CO3 2 माइनस आयन आयनाइज होकर HCO3 बन जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि हाँ फिनोक्सिन एंड पॉइंट कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हाइड्रोक्साइड एंड हाफ ऑफ द कार्बोनेट जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक, सारे हाइड्रोक्साइड एंड हाफ ऑफ द कार्बोनेट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज का बात करें तो ये 3 रिएक्शन की वजह से हमें पता चलेगा कि हमारा मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट कंप्लीट हुआ हमारा। यहाँ पे भी क्या होता है कि सभी हाइड्रोक्साइड और कार्बन बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड हाफ ऑफ द कार्बोनेट वो भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 फॉर्मूला है फिनोक्सिन अल्कलिनिटी निकालने का, V1 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, और टोटल अल्कलिनिटी निकालने का V2 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू 50 इंटू 1000। ठीक है, ये हमारा 2 फॉर्मूला है। ठीक है, बस हमारा टॉपिक जो था हमारा अल्कलिनिटी से कंप्लीट हो गया एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।